हेलो दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ तक देखिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। कुछ रीजंस की वजह से मुझे लेक्चर्स को आधी पर ही छोड़ना पड़ा, बट अभी इसके नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आप लोग के लिए आगे शुरू करने जा रही हूँ। देखिए, प्रिया हिस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। और अगर आप दोस्तों इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपको जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि चैप्टर 1 आप कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है ये दोस्तों? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके दोस्तों, अंडरलाइन कीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखना है, उसके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तनों और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। जब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आग की खोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि लोग पत्थर को पत्थर को एक दूसरे से घिस करके आग उत्पन्न करते थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ओके दोस्तों, आपको पता है अगर हमें आग का साक्ष्य मिलेगा, इसका मतलब ये बात साबित होती है कि आरंभिक नगर के लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ओके दोस्तों, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र 2 में जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कुरनुल की गुफाएं कहाँ हैं। ये है हमारा मानचित्र 2। तो दोस्तों बहुत इजी वे में आपको दिख रहा है, ये है हमारी कुरनुल की गुफा। इस पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन, कि यहाँ से हमें क्या मिला है, आग का साक्ष्य। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इतना पता चल गया है कि आरंभिक लोगों को आग के बारे में भी जानकारी मिल गई थी। उसका साक्ष्य हमें मिलता है कुरनुल की गुफाओं में। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आज के समय में हम लोग आग का उपयोग क्यों करते हैं। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। ओके दोस्तों, देखिए, पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पूरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिए, जो पूरा पाषाण काल है उसकी अवधि है 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले। इस काल को भी 3 भाग में बांटा गया। एक तो आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी है। 99% जितनी भी कहानियाँ हैं वो इसी दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसोलिथ किसे कहते हैं दोस्तों? जिस युग में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसका समय लगभग है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। कहाँ के? मेसोलिथ के। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। जो मेसोलिथिक पीरियड है, यहाँ पर औजार की मात्रा या औजार का आकार जो है वो छोटा होता था, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ या तो लघु पाषाण भी कहते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ,
लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। बट दोस्तों चलो मैं आप लोग को ना पहले क्लासीफाई कर देती हूँ कि जो भी हमारा पुरापाषाण जो भी आरंभिक युग है उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला था पुरापाषाण, दूसरा था मध्यपाषाण और तीसरा था नवपाषाण। ओके दोस्तों, आप लोगों की नोटबुक में ऐसे लिखोगे आरंभिक युग, उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, जिसमें आप सबसे पहले लिखोगे पुरापाषाण, फिर आप लिखोगे मध्यपाषाण, फिर आप लिखोगे नवपाषाण काल। ओके दोस्तों, नवपाषाण काल, जिसमें से जो पुरापाषाण काल है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व है और मध्यपाषाण काल 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक है और आरंभिक की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोगों को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा जो पुरापाषाण काल है उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। आपको ये क्लासीफाई समझ में आया? क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में है। आरंभिक युग को 3 भागों में बांटा गया है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, मेरे साथ याद कीजिए। पहला है पुरापाषाण काल, पूरा होता था प्राचीन, पाषाण का मतलब होता था पत्थर, इसलिए हम इसे कहते थे पुरापाषाण युग। दूसरा है मध्यपाषाण युग और तीसरा है नवपाषाण काल। ओके, पहला पॉइंट जो था पुरापाषाण काल, उसकी जो शुरुआत है 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पहले हुई है, 12,000 साल पहले। और जो मध्यपाषाण काल है उसकी शुरुआत 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले हुई है और जो नवपाषाण काल है उसकी शुरुआत 10,000 साल पहले हुई है। ओके दोस्तों, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि पुरापाषाण काल में कई औजारों का निर्माण शुरू हो गया था, साथ ही मध्यपाषाण काल में भी औजारों का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन जो औजार थे उनका आकार छोटा होता था उन्हें और मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक भी कहते हैं। और साथ ही साथ इस काल में जो औजार के आकार थे वो छोटे थे, इसलिए इन्हें हम माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। फिर नवपाषाण काल के बारे में भी हमने पढ़ा। ओके, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके नाम क्या रहे होंगे। ओके दोस्तों, इससे मुझे चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन याद आता है। क्वेश्चन ये था कि मगध आज के समय का कौन सा साम्राज्य या कौन सा राज्य है? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि कितने लोगों को ये चैप्टर समझ में आया और कितने लोगों को मेरी वीडियो से बहुत ही हेल्प हुई है। अगर कोई भी हेल्प हुई है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से मुझे तो बेनिफिट होगा ही, साथ में उन लोगों को भी बेनिफिट होगा जिन्हें ये चैप्टर समझने में बहुत ही मुश्किल होती है। हिस्ट्री दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो तब इंटरेस्टिंग बन जाता है जब उन्हें हम कहानी के तौर पर याद करते हैं। और चूँकि मैं आपको NCERT पढ़ा रही हूँ तो NCERT तो ऑलरेडी स्टोरी बेस में लिखी गई होती है, तो इसे पढ़ने में और मज़ा आता है। तो दोस्तों मेरे जो लेक्चर्स हैं उन्हें लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना भी ना भूलें। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु। ओके दोस्तों, हमने पढ़ा था आपने क्या पढ़ा था पिछले टाइम में कि इसके ऊपर कि स्थायी निवास के बारे में पढ़ा था कि लोगों ने कैसे स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कब दोस्तों? अंडरलाइन कीजिए, लगभग 12,000 साल पहले। अब मुझे ये बताइए कि 12,000 साल पहले की बात हो रही है तो ये कौन सा काल रहा होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। क्या क्या हुआ? पहला बदलाव हुआ कि गर्मी बढ़ी। दूसरा बदलाव हुआ कि घास वाले
मैदान बनने लगे। मतलब पहला बदलाव ये आया कि गर्मी बहुत बढ़ने लगी। दूसरा कि मैदान में घास उगने लगी। तीसरा, इससे हिरण, बारहसिंगा और भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ओके दोस्तों, आपको कार्य कारण संबंध के बारे में तो पता ही होगा। किसी भी काम के लिए दूसरे कारण का जिम्मेदार होना। जैसे कि घास की उत्पत्ति बढ़ी, साथ में ऐसे जानवर भी बढ़े जो उस घास को भोजन के रूप में लेते हैं। घास की मात्रा बढ़ी, साथ ही में जो भी भेड़ थे, बकरी थी, गाय, बारहसिंगा, ऐसे जानवरों की उत्पत्ति भी होने लगी, क्योंकि वे लोग किस पर निर्भर होते थे? घास पर, चारा खाने के लिए। उसके बाद जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। आपने दोस्तों साइंस में ना खाद्य जाल पढ़ा होगा, फूड चेन। आपने ये पढ़ा होगा कि घास को कैसे वो ग्रास होपर, फिर उसको छोटा जीव खाता है, फिर उसको उससे बड़ा जीव खाता है। फिर पढ़ा होगा आपने सांप, मोर, फिर आपने ऐसा फूड चेन पढ़ा होगा। वही यहाँ पर भी बताया गया है कि जैसे ये चारा खाने वाले जानवर आए, फिर उन जानवरों का शिकार करने वाले जानवर भी इनके पीछे आए। साथ ही साथ इनके खाने पीने की आदतों और हमें इनके प्रजनन के बारे में भी पता चलने लगा। ओके, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। हो सकता है कि पहले के टाइम पे जब अलग अलग प्रकार के जानवर आने लगे, तब लोगों ने उन्हें पालने का सोचा हो। जैसे कि कुत्ता है, उसे लोग पालतू पशु मानते हैं। गाय है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाय जो है वह दूध देती है। दूध जो है उसकी मदद से हम लोग बहुत सारा व्यापार भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सोच के साथ लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया हो। और जो मछली थी, और मछली के बारे में जानिए कि मछली तो पहले से क्या थी? भोजन का स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया, खेत के बारे में भी पढ़ लिया कि घास उगना शुरू हो गई थी। पशुपालन के बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया कि कैसे अलग अलग प्रकार के पशुओं की उत्पत्ति होने लगी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ओके दोस्तों, क्या बोला है यहाँ पर कि आपको पता है कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पहले चैप्टर्स की वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि पहले चैप्टर्स की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली बार गेहूँ, जौ, चावल कहाँ उपजाया गया था। तो आप देखिए कि जैसा कि भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान उगने लगे थे, तो उस समय में जो भी पुरुष और महिला थे वो लोग क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने अनाज बटोरना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए, भोजन को बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कैसे उगते थे और कब पककर तैयार होगा। देखिए दोस्तों, जब आपको अनाज मिलेगा ना, तो हम सोचेंगे ये कौन सी चीज़ है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सपोज़ पहले के टाइम पे लोग जो है जानवरों को खाते थे, शिकार करते थे और उन्हें कच्चा ही खाते थे। ओके, पहले जब वो कच्चा खाते थे तो शायद जंगल में कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि जंगल में आग लगी होगी और उनमें से कुछ जानवर जल के मर भी गए होंगे। तो जब आरंभिक नगर के लोगों ने देखा कि ये जो मांस है, जला हुआ मांस, ये तो जो कच्चा मांस था उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक तो हम कच्चा खा रहे थे, अब हम इसे भून कर खाते हैं, इसे हम पका कर खाते हैं। तो उन्होंने पकाने के लिए फिर आग की खोज की। धीरे धीरे उन्हें आग के बारे में जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ते गए। उसी प्रकार दोस्तों, जब लोगों को गेहूँ, चावल के बारे में जानकारी मिली तो उनकी जो उत्सुकता थी वो बढ़ी कि इसको उगाते कैसे हैं, इसे बनाते कैसे हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा ना, आज के टाइम पे जब भी हम लोग कुछ न्यू डिश देखते हैं और वो बहुत टेस्टी होता तो हम सोचते हैं कि इसे बनाना सीख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि खाने में मज़ा आएगा। फिर वैसे ही पहले के टाइम पे भी जो लोगों की उत्सुकता थी उसने ही लोगों को
जो आरंभिक नगर थे उसे शहरों में बदलने के लिए मजबूर किया। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सब ये दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है होगा, मतलब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि पहले के समय ऐसा हुआ होगा। लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखा होगा जिससे जो जानवर है डेली घर के पास आते होंगे। दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप डेली गाय को रोटी खिलाते हो तो अगर गाय आ रही है तो आपके घर में ज़रूर एक बार झांकेगी। उसका रीज़न है कि उसे आशा होगी कि आपके घर से उसे रोटी मिलेगी। ऐसे ही जब लोग अपने घर के आसपास चारा रखते हैं तो जो जानवर है बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और इस तरह लोगों ने उन जानवरों को पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ओके दोस्तों, अंडरलाइन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलते हैं ना, किसी के सामने फर्स्ट टाइम अगर आपको कुछ नॉलेज बताना हो, किसी को न पता हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया होगा? कुत्ते के जंगली पूर्वज को। धीरे धीरे लोग फिर किसे बनाने लगे? भेड़ को, फिर बकरी को, गाय को, सूअर जैसे कई थे उनको उन्होंने बनाना शुरू किया। गाय सूअर जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जो लोग हैं ना, वो इनकी सुरक्षा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आपको पता है जो जंगली जानवर होते हैं बहुत ही आक्रामक होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी सोचते हैं कि मैं सामने वाले जानवर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लूँ। इसीलिए जो लोग हैं अक्सर इनकी सुरक्षा करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए, है ना दोस्तों। मज़ेदार। NCERT चैप्टर 2 क्लास 6 की इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी सीरीज़ में आप लोग सभी लोग जुड़िए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ में अगर इस लेक्चर से किसी एक या दो इंसान का भी भला हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, और वो भी वो सब्जेक्ट जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, नेक्स्ट आते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या थी? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ओके दोस्तों, देख लीजिए, एक एक शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको आगे के चैप्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। जब लोगों द्वारा पौधे और जानवरों को लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को, पौधे को उगाते थे और जानवरों की देखभाल करते थे, उस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ओके दोस्तों, आपसे मैं क्वेश्चन करूँगी कि आप जब भी कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो या कोई भी चीज़ को अपने घर में लाना चाहते हो तो आप ऐसी चीज़ ज़्यादा लाओगे जो लॉन्ग टर्म के लिए चले, जिसमें लॉन्ग टर्म में कोई इफ़ेक्ट नहीं आए। तो उसी प्रकार जब लोगों ने पौधों को या फिर जानवरों को अपने घर में लाना शुरू किया तो उन्होंने ऐसे जानवरों को घर में लाना पसंद किया जो कि बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। ओके, उन्हीं साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें कहाँ गए हम लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक मतलब जो हिंसा नहीं करते, जो आक्रामक नहीं होते, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उन्हें कहा जाता है अहिंसक। तो दोस्तों, लोग अपने घरों में उन्हीं जानवरों को रखते थे जो जानवर अहिंसक होते थे, जो प्रजनन प्रक्रिया अच्छी करते थे, जिनके बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते थे, तथा ऐसे पौधे लाते थे जिनकी डंठलें मजबूत हो, जो अनाज के दानों का भार वहन कर सके और उन्हें मजबूती से पकड़ कर रख सके। हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना।
ऐसे नहीं हमारे इतिहासकार होते हैं, वो प्रूफ के साथ आपको एक एक चीज़ें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे दांत भी हैं और बड़े दांत भी हैं। छोटे दांत जो हैं वो ये दिखाता है कि पशुपालक मतलब जो पालतू प्राणी हैं उनके होंगे, और जो बड़े दांत है वो जो जंगली जानवर है उनके दांत होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। मैंने तो बता दिया है, बट आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। कौन सी प्रक्रिया? जानवरों को पालतू बनाना और पौधों को घर में लाना। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। ओके, कृषि करने के लिए सबसे प्रारंभिक फसल कौन सी थी? गेहूँ और जौ। ओके, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आता है? भेड़ और बकरी। एक नवीन जीवन शैली के बारे में भी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। ओके दोस्तों, स्थायी निवास हमने पढ़ा था। इसके पहले वो क्यों पढ़ा था ये देखिए यहाँ पर। आपको पता है दोस्तों, जब भी हम कृषि करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, वैसे अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लें कि कोई भी काम है उसका जो रिज़ल्ट है एक दिन में नहीं आता है, कई सप्ताह, दिन, महीने और वर्ष भी लग जाते हैं। इसी प्रकार जब खेती की जाती थी तो खेती करने के लिए जो कृषक थे उन्हें एक ही स्थान पर रुकना पड़ता था, क्योंकि बुआई, जुताई और भी फल आने की समय तक का इंतज़ार करना पड़ता था। इसलिए लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक के लिए रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। वे कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों से बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। देखिए दोस्तों, कैसे एक दूसरे से चीज़ें लिंक्ड हैं। लोगों ने अनाज का उत्पादन करना सोचा, उत्पादन किया तो उन्हें पता चला कि उत्पादन के साथ साथ स्थायी निवास की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस कृषि में लंबा समय लग रहा है। जब उन्होंने कृषि का उत्पाद किया तब उनको पता चला कि जो अनाज है वो कभी मतलब कुछ अनाजें नष्ट हो जा रही हैं और कुछ जानवरों के द्वारा खा ली जा रही हैं, तो इसके लिए संग्रह की बहुत ही आवश्यकता है। तो उनके दिमाग में यह विचार आया कि हमें अनाजों का संग्रह करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते रहे होंगे? आपका जवाब, अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है दोस्तों, लोगों ने संग्रह के लिए क्या क्या बनाया? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। कि दोस्तों, आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ा कि हम ऐसा जानवर लाना पसंद करते हैं जिसका प्रजनन प्रक्रिया अच्छी हो। प्रजनन प्रक्रिया मतलब बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया। तो जब जानवर आए, साथ ही में उनके बच्चों की संख्या भी बढ़ी। साथ में अगर हम जानवरों का अच्छे से देखभाल करें तो वह दूध भी देते हैं, जो कि भोजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। विटामिन डी हमें उससे मिलता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन किसका तरीका है? भोजन के भंडारण का। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों के उपयोग किस लिए होता है? ओके दोस्तों, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं बता सकते तो फिर क्या बोल सकती हूँ अभी मैं। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब हम किसके बारे में पता करेंगे? आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में। मानचित्र 2 देखो, फिर से हमें क्या देखना है? मानचित्र 2। बट उसके पहले देखते हैं हमें क्या देखना है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? हाँ, हमने पहले ही देखा था।
पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। ओके दोस्तों, अब बारी आई ऊपर चलने की। मैप 2 में हमें किसके बारे में पता लगाना है? पुरातत्वविदों ने जिन जगहों की खोज की थी, कहाँ गया हमारा मैप 2, ये रहा नवपाषाणिक स्थल, आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। एक है पय्यमपल्ली, फिर एक है हल्लूर, फिर है कुल्डी हवा, महगड़ा, चिरान। देखिए दोस्तों नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन याद हो जाएंगे, जगहों के नाम से याद रखिए। चिरान यूपी में दिख रहा होगा, कुल्डी हवा, महगड़ा, फिर हल्लूर, नीचे देखिए साउथ में पय्यमपल्ली, फिर बस इतने ही दिए गए हैं और नहीं दिए। हाँ, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो मैं भूल ही गई थी, ये है मेहरगढ़, जो कि कहाँ पर पाया गया है? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान साइड में ये पाया गया है। देखिए दोस्तों इंडिया के बाहर है। अब आते हैं हम अपने पेज पर। देखिए दोस्तों ये चैप्टर कितना बड़ा है, अभी हमारा 3-4 पेज और बाकी है, कुछ नहीं बट हो जाएगा जल्दी। हमें मैप 2 में देखना था। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। उपमहाद्वीप किसके लिए यूज़ किया गया है? भारत के लिए। इनमें ओके दोस्तों भारत के लिए यूज़ किया गया है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत को ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से जानते थे। ओके, अगर आपको पता है, अगर मेरे चैप्टर से आपको बेनिफिट मिला है तो अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि भारत को किन नामों से जाना जाता था। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। आपने देखा ना दोस्तों, हमने ऊपर पढ़ा पूर्व भारत में, उत्तर भारत में हमने चिरांद, महगड़ा, कुल्डी हवा, फिर नीचे हल्लूर, ये सारी जगह जो है वो नवपाषाण काल की स्थान है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। कि दोस्तों मैंने आपको कहा था ना कि कहीं कहीं आपको अनाज के दाने के अवशेष मिल जाएंगे जो कि जले हुए होंगे। उनको देख के हम कह सकते हैं या तो ये गलती से जले हैं, गलती से जलने का तात्पर्य है कि या तो आग लग सकती है, या तो जानबूझकर, या तो मैंने इंटेंशनली जलाया होगा कि मुझे खाना है और मुझे पका कर खाना, इसलिए मैंने उसे जलाया होगा। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की का भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थायी जीवन की ओर। ये देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। गड्ढे के नीचे, ओके। बुर्ज होम ये कौन सा स्थल है? पुरातत्वविदों ने एक स्थल ढूंढा है, पूरा स्थल बुर्ज होम, जो कि कहाँ है? कश्मीर में है। अंडरलाइन करना ना भूले, या अगर आपने पेन पेंसिल लिया है अपनी नोटबुक में अंडरलाइन कीजिए। अगर नहीं है तो आप अपने नोटबुक में नोट्स बनाइए कि जो बुर्ज होम है वो कश्मीर में है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से रेडी होता है। और बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ के जो लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, इसलिए इन्हें गर्तावास कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार कि गर्तावास किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते हैं उसे कहते हैं गर्तावास। गर्त आवास मतलब गड्ढे के नीचे, वास मतलब रहना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। सबसे बेनिफिट तो ठंड के मौसम में ही होगा। ठंड से कैसे सुरक्षा पानी, ये तो नॉर्थ वालों से अच्छा कोई नहीं बता सकता। अगर आप में से, मेरे व्यूवर्स में से कोई अगर नॉर्थ का है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन कश्मीर और यूपी, कश्मीर और हिमाचल उत्तरांचल का है।
इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। लोगों को जो पुरातत्वविद जो प्राचीन के समय की चीज़ वस्तुओं की जानकारी ढूंढते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो उनके जो भी रिसर्च थी उनकी, उससे पता चलता है कि प्राचीन टाइम में लोग झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर अनाज का उत्पादन करते थे, मीन्स आग जलाते थे और भोजन पकाते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। हमें आरंभिक समय में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। जो भी औजार पूरा पाषाण काल के औजार से भिन्न है तो उन्हें हम नवपाषाण काल के औजार कहेंगे। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। और ओखली और मूसल का प्रयोग, ओखली मूसल जानते हो ना दोस्तों, आपने अदरक कूटने की का साधन तो घर में देखा ही होगा। कुछ ऐसा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें उसमें पीसते हैं। अनाज और तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग क्यों किया जाता था, मैंने कहा ना, आज के टाइम पे आपने घरों में देखा होगा, हम मसाला पीसने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले के टाइम पे लोग वनस्पतियों और अनाज को पीसने के लिए इसका प्रयोग करते थे। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, औजार किससे बनाए जाते थे, हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ओके, लास्ट, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। ओके दोस्तों, इसका मतलब पहले के टाइम पे आर्ट सेक्शन भी था, आर्ट कल्चर भी था, कि कला के क्षेत्र भी थे। पुरास्थलों से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर अलंकरण किए गए हैं। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसी चीज़ें। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। कपास से ही क्या बनता है, कपड़ा। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं। मानचित्र 2 को देखें, मेहरगढ़ ढूंढो। अभी हमने ढूंढा था दोस्तों। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दरी के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ है? जब हम ईरान जाते हैं उस रास्ते में क्या पड़ता है, मेहरगढ़, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा। लोगों ने यहाँ पर गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी को पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं और इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ में हमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली है, और यहाँ के जो घर है वो हमें चौकोर मिले हैं, आयताकार। ये दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ के घर जो है हमें आयताकार मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं और कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान बताते हैं। जब मृतकों की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके सगे संबंधी उनके लिए क्या जताते हैं, सम्मान। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है कि जो मेहरगढ़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ओके, तो ये जो मेहरगढ़ है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि और ये भी पूछा जाता है कि कब्रों में मृतकों के साथ जो सामान रखे जाते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं। ऑप्शन ये दे सकता है आपको कि बुर्ज होम, मेहरगढ़, कुर्ली हवा, चिरांद, लेकिन आपको क्या टिक करना है, मेहरगढ़। ओके, फिर आएगा
मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। ओके, सब याद करना है कि मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। ऐसा लोगों ने सोचा कि परलोक में मृतक के खाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 जो है वो भी आज कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी तकलीफ़ है, आपका कोई भी डाउट है, तो मैं आपका डाउट लेने के लिए भी रेडी हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इसके लिए स्पेशल एक चैप्टर बनाऊँगी और अलग से वीडियो बनाऊँगी और उसमें आपके सारे डाउट्स को मैं लूँगी। ओके दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, इसलिए हम लोग डिटेल में और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी वीडियो से आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर आपको याद अच्छे से हो गया हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। थैंक यू।